हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे। आज मैं आपके लिए पर्यावरण करंट अफेयर लेकर आया हूं। पूरे 6 महीने के इम्पॉर्टेंट 14 इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पूरे डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा लेकिन बहुत ही कारगर होगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लेके आया हूँ जिससे पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दिसंबर से लेकर अभी तक के करंट अफेयर है। इसके अलावा और वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, उसको ऑल मोड पे रखें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको वीडियोस के लिंक प्राप्त हो सके। इसके अलावा टेलीग्राम में जो PDF और बाकी के लिंक प्राप्त करने के लिए जुड़ें। चलिए देखते हैं हम आज मैं जो करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ उसको बता देता हूँ आपको। बाकी के लिंक प्राप्त करने के लिए या बाकी के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टाइटल के बाजू में जो डाउनवर्ड एरो हेड है उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहां पर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, हाथी का 50 लाख साल से अधिक पुराना जीवाश्म के बारे में, 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन के बारे में, चक्रवाती तूफान निसर्ग के बारे में, बायो फोर्टिफाइड किस्म की गाजर के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही कम है, राष्ट्रीय ज़्यादा शामिल किया हूँ इसमें मैं। राष्ट्रीय चंबल अभियान के बारे में, शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों में एशियाई देश और भारत के स्थान 5वां उसके बारे में, भारत में पक्षियों के संकट के बारे में, घोंघे की नई प्रजाति के बारे में, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के बारे में, अटल भूजल योजना के बारे में, जलवायु परिवर्तन सूचकांक के बारे में, इसके अलावा खाद्य उत्पाद के बारे में। ठीक है, तो ये पूरे दिसंबर से लेकर अभी तक के पूरे 14 करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए देखते हैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। प्रत्येक साल 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमारे विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथ्वी आयोजक देश का चयन होता है। ठीक है, पृथक आयोजक देश का चयन होता है जहां आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जाता है। मतलब एक अलग से देश का चयन करते हैं जहां पर आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी दिन पूरे दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रकृति के प्रति, अच्छा इस करंट अफेयर में एक बात और है कि पूरा डिटेल भी जानने मिलेगा कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ठीक है, पूरे डिटेल शामिल किया हूं। इसके अलावा आपको विश्व पर्यावरण दिवस के पूरे तथ्यों के बारे में भी पढ़ने मिलेगा। हर करंट अफेयर में ऐसा ही है। तो इसमें प्रकृति के प्रति चिंता, उनके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को। आप जो मुख्य बिंदु लगता है उसको नोट करते जाएं। ठीक है, सब नोट करने की आवश्यकता है नहीं। अब देखते हैं, प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों के में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, विश्व व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम था वो जैव विविधता पर सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था। क्या था? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इस साल का 2020 का जो थीम है, 5 जून 2020 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस, उसका जो थीम है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1972 में मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 5 जून 1973 से इसे मनाना शुरू किया गया। साल 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया। मतलब हर साल अलग अलग थीम पे मनाया जाएगा। उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। इसमें हर एक साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। इसमें कई सरकारी, सामाजिक, व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस के लिए खास फैक्ट हो गए। अब देखते हैं दूसरा जो करंट अफेयर है वो है हाथी का 50 लाख साल से भी अधिक पुराना जबड़े का जीवाश्म मिला है।
अब इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों में हाल ही में हाथी का 50 लाख से भी अधिक पुराना जबड़े का जीवाश्म मिला। वन विभाग विश्व वन्य जीव कोष WWF के सर्वेक्षण में यह जीवाश्म हिप्पोपोटेमस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन, याद रखिएगा, स्टेगोडॉन प्रजाति का पाया गया है। हाथी की जो प्रजाति है ना उसका नाम है स्टेगोडॉन, ठीक है, प्रजाति का पाया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के तहत आने वाले शिवालिक वन्य क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना का कार्य पिछले 6 माह से चल रहा है। इस काम के लिए वन्य क्षेत्र में जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। इस गणना और सर्वेक्षण के दौरान जनपद की वन विभाग की टीम को एक हाथी का 50 लाख वर्ष पुराना फॉसिल मिला, ठीक है, जीवाश्म मिला। जनपद के मुख्य वन संरक्षक VK जैन ने बताया कि हाथी का जबड़ा मिला यह लगभग 50 लाख वर्ष पुराना है, जिसकी पुष्टि, ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने अध्ययन की है। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट द्वारा अध्ययन कर बताया गया है कि यह फॉसिल हाथी के पूर्वजों का है, जिसको स्टेगोडॉन, ठीक है, स्टेगोडॉन के नाम से जाना जाता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टरों ने इस रेंज में पाए जाने वाले विभिन्न फॉसिल का अध्ययन किया है। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि 50 लाख वर्ष पहले स्टेगोडॉन के दांत होते थे, वे 12 से 18 फीट लंबे होते थे, जो आज विलुप्त हो चुके हैं। उन्हें बताया कि यह दुर्लभ हाथी दांत है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। अब अगला देखते हैं। तीसरा जो करंट अफेयर है वो 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के लिहाज में कमी दर्ज की गई है। तो देखते हैं, पर्यावरण संबंधित एक वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के मुताबिक कोरोना संकट के बीच 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के लिहाज से कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीनीकरण ऊर्जा, मतलब जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग के जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई है, ठीक है। तो नवीनीकरण ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई है, बोल रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को हो रहा है, कोरोना से सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को हो रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन में अचानक घोषणा के कारण पिछले 4 दशकों में पहली बार कार्बन उत्सर्जन गिर गया है। अध्ययन में पाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन मार्च में 15% की गिरावट आई है, जबकि अप्रैल माह में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं ने तेल, गैस और कोयले की खपत का अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 30 मिलियन टन तक गिर गया। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 30 मिलियन टन तक गिर गया है। कब? मार्च महीने में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड के दैनिक आंकड़ों के मुताबिक मार्च के पहले 3 हफ्तों में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 15% से लेकर और 31% तक नीचे गिर गया था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के शोधकर्ताओं ने कहा है कि देश में कोयले की मांग पहले से कम है। वित्त वर्ष में मार्च के अंत में कोयले की डिलीवरी 2% तक गिरावट आई है, ठीक है। ऐसा 2 दशकों में यह पहली बार हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं इस दौरान कोयले की बिक्री में 10% की और आयात में 27.5% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है, बिक्री और आयात में। मार्च 2020 में साल दर साल तेल की खपत में 18% की कमी आई थी। इस बीच नवीनीकरण ऊर्जा की आपूर्ति साल दर साल अधिक होती गई है। कोरोना महामारी के बाद इसमें इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अप्रैल के अंत में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक वर्ष की पहली तिमाही में कोयला दुनिया का 8%, कोयला का उपयोग 8%, है ना, दुनिया का उपयोग जो है 8% था, जबकि इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा की मांग मामूली वृद्धि देखी गई है। माना जाता है कि कोयले से निर्मित बिजली की मांग में गिरावट की वजह दिन प्रतिदिन आधार पर चलने हेतु
इसकी अधिक लागत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चक्रवर्ती तूफान निसर्ग के बारे में, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने चक्रवर्ती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति जिसे NCMC की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। चक्रवर्ती तूफान निसर्ग जो साइक्लोन निसर्ग है, ठीक है, वो 3 जून सन 2020 को महाराष्ट्र में दस्तक देगा। ठीक है, कहाँ? 3 जून को महाराष्ट्र में दस्तक दिया। अरब सागर में हवा के दबाव में परिवर्तन होने के कारण चक्रवात निसर्ग ने खतरनाक रूप ले लिया है। ठीक है, कौन सा भाई? अरब सागर से आया है ये, तो इसी के दबाव में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, हवा के दबाव में ये चक्रवात जो निसर्ग है उसने खतरनाक रूप ले लिया है। इस समुद्री तूफान में बड़े पैमाने पर तबाही की है। आगे बढ़ते हैं बायोफोर्टिफाइड किस्म की गाजर के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोफोर्टिफाइड किस्म की गाजर, ये आपके कृषि वाले टॉपिक में भी आ जाएगा। एक किसान वैज्ञानिक ने मधुबन गाजर, नाम याद रखिएगा, मधुबन गाजर को विकसित किया। उच्च बीटा कैरोटीन और लौह तत्व, इसमें क्या होता है मधुबन गाजर में? उच्च बीटा कैरोटीन और लौह तत्व के साथ बायोफोर्टिफाइड किस्म की गाजर है। श्री वल्लभ भाई वासराम, ठीक है भाई, वल्लभ भाई वासराम भाई, ठीक है, मारवानिया एक किसान है, वैज्ञानिक हैं जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में रहते हैं। इन्हीं ने ये इजाद किया है। गाजर की यह किस्म गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगाई गई है और वहाँ के किसानों की आय का मुख्य स्रोत बनकर उस क्षेत्र में 150 से अधिक स्थानीय किसानों को लाभान्वित कर रही है। 3 वर्षों में इसकी खेती गुजरात में 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि के साथ साथ अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी की जा रही है। ठीक है, अब इसका महत्व देखते हैं। तो मधुबन गाजर का क्या महत्व है? बायोफोर्टिफाइड किस्म की गाजर, जो मधुबन गाजर है वो बायोफोर्टिफाइड किस्म की एक गाजर है जो अत्यधिक पौष्टिक है और इसमें लौह तत्व 276.7 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और उच्च बीटा कैरोटीन 277.75 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के साथ चयन विधि के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। विधि का नाम है चयन विधि, याद रखिएगा। ठीक है, चयन विधि के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जूनागढ़ वाले क्षेत्र से है। वर्ष 2016-17 में के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान NIF भारत द्वारा गाजर की इस किस्म पर सत्यापन परीक्षण किए गए। ये परीक्षण करती है संस्थान, याद रखिएगा, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान NIF। ये सभी परीक्षण राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किए गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि गाजर कब प्राप्त किया गया था। तो वल्लभ भाई वासाराम भाई मारवानिया ने 1943 में यह जान लिया था कि दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्थानीय गाजर की एक किस्म का इस्तेमाल चारे के तौर पर किया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से उसी किस्म के गाजर की खेती करना शुरू कर दी और इस गाजर को बाजार में अच्छी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्हें क्या पुरस्कार मिला। पुरस्कार याद रखेंगे, वल्लभ भाई वासाराम भाई मारवानिया को मिले पुरस्कार। तो गाजर के क्षेत्र में वल्लभ भाई वासाराम भाई मारवानिया के असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री मिला है वर्ष 2019 में, से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वल्लभ भाई को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया जैसे ये महाद्वीप है, ठीक है, इस प्रकार का, तो यहाँ पर एक बढ़िया कोरल का जो बड़ा सा रीफ है, दीवार है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। सबसे बड़ा कोरल का दीवार है ऑस्ट्रेलिया में, इसके संबंधित है ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्र के लगातार बढ़ते तापमान के कारण काफ़ी हानिकारक कोरल ब्लीचिंग हुई है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है? ठीक है, मतलब उसका कलर निकलते जा रहा है, तो कोरल ब्लीचिंग हो रही है। 7 अप्रैल 2020 की घटना है को वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के सबसे विशाल जीवित प्राणी होने वाले खतरे के बारे में बताया है। ठीक है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेरी ह्यूजेस ने उस व्यापक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी जिसमें यह बताया गया कि बढ़ते तापमान के कारण केवल 5 वर्षों में 2300 किलोमीटर रीफ सिस्टम में तीसरी विशाल ब्लीचिंग हुई है, छिल गया है, मतलब उसका कलर उड़ गया है।
पहली बार इस रीफ ब्लीचिंग को 1998 में देखा गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक यह सबसे गर्म वर्ष था। तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण कोरल ब्लीचिंग में लगातार वृद्धि हुई है। आपको पर्यावरण में पूछ देगा कि कोरल ब्लीचिंग किसके कारण होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तापमान में लगातार वृद्धि के कारण। ये सभी क्वेश्चन पर्यावरण संबंधित बन सकते हैं, ठीक है। जिस वजह से कोरल के ठीक होने में कम समय मिल रहा है। कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है, आप देखते हैं। इसके कारण को याद रखिएगा, कारण बता रहा हूं। तो कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण स्वस्थ कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण कोरल अपने एल्गी मतलब शैवाल निष्कासित करते हैं और यही एल्गी उनके टिश्यूज मतलब ऊतकों में रहते हैं, और इन एल्गीज के न रहने पर कोरल्स का चमकदार रंग रंगहीन हो जाता है। ये एल्गी नहीं रहेंगे तो रंगहीन दिखने लगेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल ब्लीचिंग मुख्य विशेषताएं देखते हैं आप। तो ग्रेट बैरियर रीफ के सभी तीनों क्षेत्र मध्य, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी बड़े हिस्से पर बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल विरंजन, इसको हिंदी में बोलते हैं। कोरल ब्लीचिंग को क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन। तो पूछेगा प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में बढ़ोतरी है, ठीक है। अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। कोरल रीफ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है, ठीक है। क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में यह स्थित है, ये आपको जानना है, ठीक है। अब देखते हैं, रीफ से हमें पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का पता चलता है। इसे वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। रीफ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1980 में इसे विश्व विरासत में के स्थल के रूप में चुना गया था, लेकिन वर्तमान में यह शामिल नहीं है, यह भी बता देता हूं। वर्तमान में इसे हटा दिया गया है ना। अब देखते हैं आगे देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में। केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को, ठीक है, 2020 को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्त प्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा गंगा डॉल्फिन मिलता है और लुप्त प्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की सीमा से 0 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र अधिसूचित करता है। मतलब 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, पारिस्थितिक रूप से वो क्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का आदेश भी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रिजंक्शन पर स्थित है। कहाँ का, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के त्रिजंक्शन पर स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना 1979 में हुआ था। इस अभयारण्य में ताजा पानी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन, ताजा पानी के कछुए की 9 प्रजातियां, पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस अभयारण्य में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों सहित 330 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में भारतीय गिद्ध और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी शामिल हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है। उसी को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील या नाजुक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र आते हैं। परंतु अभी कितने किलोमीटर, ये चंबल का क्षेत्र तो इससे 2 किलोमीटर के दायरे में, इसका 2 किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसको घोषित किया गया है। वैसे तो कितने क्षेत्र आते हैं, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, अर्थात पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र घोषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का पारित हुआ। 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है इसे कि कौन सा क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन रहेगा। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के अंतर्गत इसे अधिसूचित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्य के आसपास के
आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देश के अंतर्गत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है। उद्योग नहीं लगा सकते इसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, 10 किलोमीटर के एरिया में। अब देखते हैं शीर्ष 10 प्रदूषित देशों में सभी देश एशियाई हैं। इसमें भारत का स्थान 5वां है, याद रखेंगे। तो विश्व में सूक्ष्म प्रदूषण के उच्चतम स्तर का सामना कर रहे 200 शहरों में लगभग 90% शहर चीन और भारत के हैं, ठीक है। बाकी शहर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हैं। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सभी देश एशियाई हैं और भारत का स्थान 5वां है सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है। अब देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 का यह डेटा IQ एयर विजुअल कौन जारी करता? IQ एयर विजुअल के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 IQ एयर विजुअल के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक साल तैयार की जाती है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विश्व में 30 सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में 21 शहर भारत के हैं। साल 2018 की रिपोर्ट में टॉप 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर थे। अभी कितने हैं? 19 में 21 शहर हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा शहरों की ओर देखते हैं। तो इस PM जो है ये एयर इंडेक्स है 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 2019। तो बांग्लादेश पहले पे, भारत दूसरे पे, मंगोलिया तीसरे पे और अफगानिस्तान चौथे पे और भारत 5वें स्थान पर है 58.08 पॉइंट के साथ। ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर एयर इंडेक्स तय किया जाता है, वायु प्रदूषण का तय किया जाता है। अब देखते हैं सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले विश्व के 30 शहरों में 21 शहर किसके हैं? भारत के हैं। तो इस सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली NCR का गाजियाबाद विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है, ठीक है। कौन सा? दिल्ली NCR का गाजियाबाद विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है और सामने आया है 2019 में यहाँ की औसत वायु गुणवत्ता 110.2 रही है। कितना? 110.2। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से शहर है। भारत का गाजियाबाद, ठीक है, पहले स्थान पर है 110.2 के साथ। उसके बाद आपका 5वें स्थान पर भी भारत का दिल्ली है 98.6 के साथ। नोएडा है 6वें स्थान पर 97.7 के साथ। गुड़गांव है भारत का, ठीक है, 7वें स्थान पर। 9वें स्थान पर ग्रेटर नोएडा है भारत का, ठीक है, और 10वें स्थान पर बंदवारी है। 1, 2, ठीक है, टॉप 10 में 2, 3, 4, 5 और 6 शहर है टॉप 10 में, जिसमें गाजियाबाद भारत का सबसे टॉप स्थान पर है, ठीक है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में ये शामिल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भारत में पक्षियों पर संकट के बारे में। तो विलुप्त होने की कगार पर पक्षियों की कई प्रजातियां की रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पक्षियों पर संकट गहराता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है, 79% याद रखेंगे, जिसमें से कईयों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें COP कॉप सम्मेलन जिसको बोलते हैं 13 नंबर का गांधीनगर में 13वें COP सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत दुनिया के सर्वाधिक विविधताओं से भरा देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत ज्ञात वैश्विक जैव विविधता के करीब 8% योगदान करता है। जितना भी विश्व में जैव विविधता है उसका 8% योगदान भारत का है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पक्षियों पर संकट गहराता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है, ठीक है। तो देखते हैं प्रवासी जीवों पर हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको बोलते हैं COP 13 में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के जरिए पक्षियों के ताजे आंकड़े सामने आए हैं। कौन से सम्मेलन में? प्रवासी जीवों पर हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको COP 13 बोलते हैं, गांधीनगर गुजरात में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के जरिए पक्षियों के ताजे आंकड़े सामने रखे गए हैं, जिसमें गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है। तो रिपोर्ट के अनुसार आम धारणा के विपरीत 25 साल से अधिक समय में गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है, मोर की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार गिद्ध की संख्या पहले घट रही थी लेकिन अब यह बढ़ने लगी है।
तो गिद्ध की संख्या में घटाव और बढ़ाव है, मोर की संख्या बढ़ रही है और गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है। ये तीनों चीज याद रखेंगे इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज के बारे में। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति तापमान संवेदनशील प्रजातियों के परिवार का हिस्सा है, ठीक है। इसे क्रेसोपोट्रोपिस, ठीक है, ग्रेथ थुनबेर्गे, ठीक है, क्रेसे प्रोटोपिस ग्रेथ थुनबेर्गे, ठीक है, नाम दिया गया है, याद रखेंगे। तो याद रखने लायक नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना है। वैज्ञानिकों ने यह नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया, याद रखेंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बारे में पढ़ाया हूं एक वीडियो में, ठीक है, पर्यावरण के संबंधित में। तो ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया गया है इस कछुए का नाम। जलवायु परिवर्तन के घोंघे का नाम। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने वाले ग्रेटा के प्रयासों के लिए वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया है। पत्रिका बायोडायवर्सिटी डेटा में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया कि घोंघे की यह प्रजाति कैनेओगे स्ट्रोपोडा समूह की है। यह प्रजाति भूमि पर रहती है और सूखे अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव और वनों की कटाई से प्रभावित हो सकती है, याद रखेंगे। घोंघे की यह प्रजाति किससे प्रभावित हो रही है? सूखे अत्यधिक तापमान एवं उतार चढ़ाव में एवं वनों की कटाई से प्रभावित हो सकती है। नीदरलैंड में नेचुरल बायोडायवर्सिटी सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक घोंघे की नई प्रजाति, ठीक है, ब्रुनेई में कुआला बेलांग फील्ड स्टडी सेंटर के करीब पाई गई। कहाँ? ब्रुनेई में पाई गई है, कुआला बेलांग फील्ड स्टडी सेंटर के करीब, याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 मसौदे को 12 फरवरी सन 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस विधेयक में किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, याद रखेंगे, प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कहा है कि यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा, ठीक है, मतलब कर चुके हैं। इससे देश भर में जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, कि क्या जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। इस विधेयक का उद्देश्य किसानों को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है जो फसलों की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी हो। भारत में कीटनाशकों का निर्माण और बिक्री अधिनियम, याद रखेंगे, भारत में कीटनाशकों का निर्माण और बिक्री अधिनियम 1968 के तहत हो रही थी। ये जो कार्यक्रम है ये 1968 के तहत कीटनाशकों का निर्माण और बिक्री अधिनियम 1968 के तहत हो रहा था। इस अधिनियम को काफ़ी समय से बदलने की मांग हो रही थी। मौजूदा कानून में कीटनाशकों के केवल निर्माण, बिक्री, आयात, परिवहन, उपयोग और वितरण को शामिल किया गया है। क्या क्या? विनिर्माण, बिक्री, आयात, परिवहन, उपयोग और वितरण को शामिल किया गया है। ये बिल इससे पहले सन 2008 में आया था लेकिन संसद में पास नहीं हो सका, अभी पास हो गया, ठीक है। पहले 1968 के तहत कार्य जारी था, 2008 में आया, पास नहीं हो सका, और अभी वर्तमान में 2020 में फरवरी में यह बिल पास हो गया। कौन से फरवरी को? 12 फरवरी को, ठीक। अब देखते हैं अटल भूजल योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती 95th जयंती के अवसर पर अटल भूजल योजना की शुरुआत की। कोरोना काल में ज़्यादा करंट अफेयर नहीं है इसलिए कुछ पुराने भी आपको पढ़ने पड़ेंगे पिछले 6 महीने के। इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा तथा प्रत्येक घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुंचाने की योजना पर काम होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भूजल समस्या को निपटने हेतु अटल भूजल योजना लाई गई है। केंद्र सरकार इस योजना में 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक देगा और 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इस योजना पर 5 साल में 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, याद रखेंगे। अब अटल भूजल योजना क्या है? यह योजना जो है वो उन क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है जहां
यह काफ़ी नीचे चला गया, भूजल जहाँ पर काफ़ी नीचे है, तो 6,000 करोड़ इसमें केंद्र सरकार लगाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल का स्तर बढ़ाना है। साथ ही यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए लाई गई है। ठीक है, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों के लिए पर्याप्त जल भंडारण सुनिश्चित करना चाहती है। इस योजना से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 7 राज्यों के भूजल का उठने में बहुत सहायता मिलेगी। इन 7 राज्यों में 78 जिला, कितने जिले? 78 जिले के 8,350 ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कितने? इन 7 राज्यों के 78 जिलों के 8,350 ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। यहीं के जल स्तर को उठाने के लिए अटल भूजल योजना उनकी 95वीं वर्षगांठ पर लाई गई है। ठीक है, अब आगे आते हैं। मोदी सरकार ने 2018 में अटल भूजल योजना का प्रस्ताव रखा था। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से 18-19 से लेकर 22-23 की 5 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना का लक्ष्य भूजल का गंभीर संकट झेल रहे 7 राज्यों के सभी भागीदारी से भूजल का उचित और टिकाऊ प्रबंधन करना है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो भारत पहली बार साल 2019 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक, इसको बोलते हैं CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। तो भारत के कार्बन उत्सर्जन के उबरने हेतु किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है। कोयला उद्योगों के आधार पर अब भी अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे ऑस्ट्रेलिया एवं सऊदी अरब भी अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 10 दिसंबर, देखो COP25 कहाँ हुआ? मैड्रिड में। कहाँ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 10 दिसंबर 2019 को CPPI, ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान लगभग 9वां के आसपास है, 10 टॉप 10 में शामिल हो गया है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग का मौजूदा स्तर उच्च श्रेणी में 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर। हालांकि अपनी जलवायु नीति के प्रदर्शन हेतु उच्च रेटिंग के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को अभी जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए रूपरेखा बनानी होगी। संपेक्ष में जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु और अधिक कठोर कानून एवं संशोधन किए जाने चाहिए। अब देखते हैं आगे। तो CCPI 2020 रैंकिंग 2019 में जारी हुआ है, लेकिन 2020 रैंकिंग के कहाँ? मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। तो मैड्रिड में जारी सूचकांक में भारत के स्थान कौन सा? 9वां है, याद रखेंगे। स्वीडन चौथे नंबर पर है सूचकांक में, स्वीडन चौथे नंबर पर है, डेनमार्क 5वें नंबर पर है। ठीक है, चीन इस सूचकांक में 30वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसी सूची में ब्रिटेन 7वें स्थान पर है, 9वें पर भारत है, उच्च श्रेणी में स्थान दिया गया है। जबकि G20 के 8 देश सूचकांक की सबसे खराब श्रेणी में बने हुए हैं। कौन से देश? G20 के, जो G20 में शामिल है ना, ग्लोबल 20 के 8 देश सूचकांक की सबसे खराब श्रेणी में बने हुए हैं। ये जो रैंकिंग है वो 18 मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत कौन सी श्रेणी में? उच्च श्रेणी में है, उच्च श्रेणी में 9वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं। केंद्र सरकार, अंतिम है ये, केंद्र सरकार ने खाद्य उत्पादों के बारे में क्या फैसला लिया इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बेहतर करने हेतु अलग से HS, जिसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम, HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड जारी किया है। केंद्र सरकार ने देश और विदेश में खादी की बिक्री, मांग, उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी का स्तर बरकरार रखने हेतु विश्व में इसकी अलग पहचान के लिए जरूरी HS कोड, ठीक है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड दिलाने का फैसला किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खाद्य उत्पादों, कौन जारी करता? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खाद्य उत्पादों के लिए अलग से HS कोड आवंटित किया है। केंद्र सरकार का यह कदम खाद्य निर्यात के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल सकता है। इससे पहले भारत में खादी
के पास अलग से एचएस कोड नहीं था, अब एचएस कोड जारी हो गया है। अब एचएस कोड क्या है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए एचएस कोड जिसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम, एक अंतर्राष्ट्रीय कोड होता है। इस कोड की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में होती है। एचएस 6 अंकों का एक पहचान कोड है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन, ठीक है, WCO, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया एचएस कोड को? WCO ने। एचएस कोड से अब विदेश में खपत को टेक्सटाइल से अलग चिन्हित किया जा सकेगा। वर्तमान में 200 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों के संग्रहण के लिए एचएस कोड प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। कितने देश? 200 से अधिक देश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मौजूद 98% से अधिक वस्तु को एचएस कोड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अंतिम लाइन, एचएस कोड की प्रणाली न केवल सरकारों द्वारा उपयोग की जाती है बल्कि इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी फर्म भी कर रहे हैं। एचएस कोड का उपयोग निगरानी, आंतरिक करों, व्यापारिक नीतियों, अद्यतन एवं अनुकूलित माल टैरिफ, मूल्य की निगरानी, आर्थिक अनुसंधान और आर्थिक आंकड़ों की निगरानी हेतु किया जाता है। एचएस कोड कौन जारी करता है? WCO जारी करता है। ये एक प्रकार की पहचान है, 6 अंकों का कोड है। अभी हमने खादी के लिए जारी किया है, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व बढ़ा सके खादी के लिए। तो इस प्रकार ये पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर 6 महीने का कैसा लगा, इसके और भी करंट अफेयर मैं बनाऊंगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।